जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रावत सर के इस YouTube चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। इससे पहले हम नाउन पढ़ रहे थे, पहले नाउन फिर प्रोनाउन पढ़ा हमने, और इस प्रोनाउन के बीच में अचानक से नया टॉपिक सूझा कि यार ये टॉपिक हमें बताना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को प्रिपेयर कर रहे हैं, इंग्लिश की मजबूती के लिए कर रहे हैं, तो ये टॉपिक्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। देखिए, अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश की तीन बेसिक्स पिलर होते हैं जो हमें पता होनी चाहिए व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। there are three pillars that we must understand, that we must work on that, and उनमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो पिलर है वो है प्रोनाउंसिएशन। देखिए क्या होता है तीन पिलर में, आपके सामने इंग्लिश के पिलर की बात कर रहा था। तीन पिलर होते हैं जिसमें से पहला हो गया ये है प्रोनाउंसिएशन। मैं इसको पहला ही भाग बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट पिलर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आपको इंग्लिश ग्रामर कितनी भी आती हो, नहीं आती हो, तो दो चीज़ें आती हैं। एक तो होती है जिसके अंदर ग्रामर हो गया, और एक होगी वोकैब। वोकैब क्या होता है? वैसे इसको वोकैबुलरी बोलते हैं, वोकैबुलरी या ग्लॉसरी बोल दो या वर्ड मीनिंग बोल दो। यानी कि अगर सही सही हम बात करें तो शब्दों का जो भंडार हमारे पास जितना ज़्यादा होगा उतनी ही भाषा हमारे लिए सरल बनेगी और प्रभावी बनेगी, इम्प्रेसिव बनेगी। ग्रामर अगर हमारे को आती है तो ग्रामर से भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रामर से उस भाषा को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन लिखना क्या हर समय हमें ग्रामर की जरूरत होती है? क्या हर समय हम उतने प्रभावी शब्द का प्रयोग करना जरूरी होता है? तो ये सब जरूरी नहीं है। अब आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ बात, किससे बात कर रहे हैं, ये भी तो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ये हो सकता है कि आपके सामने वाला व्यक्ति जो कि इतने प्रभावी या इतने बड़े बड़े शब्दों को नहीं समझ पा रहा हो, तो आप क्या करोगे, अपने आप को जितना हो सके सिंपल शब्दों में सामने वाले को अपनी भाषा को रखने का प्रयास करोगे, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, किसी में भी हो। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्या? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एक ही चीज का है कि जो भी आप बोल रहे हैं, वट एवर यू आर स्पीकिंग, द वर्ड्स दैट इज कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, इट मस्ट बी क्लियर। तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, ताकि क्या है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भाषा को या आपके अपने भावों को समझ सके, अपने विचारों को समझ सके। तो इंपॉर्टेंस है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा क्लियर हो। जब प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा तो प्रोनाउंसिएशन क्लियर होने की वजह से सामने वाला व्यक्ति आपको सहज तरीके से समझ पाएगा। नहीं तो वो क्या होता है कि पार्डन पार्डन व्हाट व्हाट ये वाली कंडीशन आपके साथ में होती रहेगी। अदरवाइज सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रोनाउंसिएशन। तो आज हम इसी लेक्चर में प्रोनाउंसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल से समझेंगे। तो आप लास्ट तक जुड़े रहिए, मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ कि बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ये जो पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे, अगर इनकी प्रैक्टिस आप डेली करने लग जाए तो आपकी प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश स्पीकिंग, आपकी एसेंट जो यहाँ पे अपने इंडियन एसेंट बोली जाती है। एसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एसेंट का मतलब अलग अलग देश में इंग्लिश के अलग अलग वर्ड्स होते हैं, अलग अलग बोलने के जो उच्चारण होते हैं उनको अलग अलग तरीके से, जैसे अपन यहाँ इंग्लिश बोल रहे हैं तो कहीं इंग्लिश बोलते हैं, कहीं अलग अलग इनके तरीका होता है बोलने का, ठीक है? तो उनको बोलते हैं एसेंट। अलग अलग देश की अलग अलग एसेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे प्रोनाउंसिएशन क्या होता है आप यहाँ से समझ सकते हैं मेरे को देख करके। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल, हे हाउ आर यू। अब इसको मैंने बोला हे हाउ आर यू, तो आपने सुन लिया। लेकिन कोई नया नया जो इंग्लिश सीखने वाला होता है, जिसको प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरीके से नहीं आता, वो किस तरीके से बोलेगा? जिसको नहीं पता है वो बोले हाय हाउ आर ए यू। समझ में? और थोड़ा सा सही तरीके से थोड़ा बहुत जानता है कि ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, तो इसको बोल देगा हे हाउ आर यू, हे हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग सर। इस तरीके से वो उसको प्रोनाउंस कर सकता है। लेकिन अगर इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन अच्छे हैं या फिर आप उसके वर्ड्स को प्रोनाउंस करना जानते हैं, तो आप बोलेंगे हे हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग सर। तो किस चीज पे ज्यादा स्ट्रेस करना है, किस वर्ड्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, ये सब चीजें हम जानेंगे। दूसरी चीज ये है कि इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस कितना है, क्या करेंगे हम सीख करके इसका। देखिए, जितना ज्यादा प्रोनाउंसिएशन का जो इंपॉर्टेंस है अगर हमारी स्पीकिंग के अंदर, उतना ज्यादा ग्रामर का भी नहीं है, उतना ज्यादा वोकेबुलरी का भी नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में खड़े हैं, कहीं क्लास में खड़े हैं, कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में खड़े हैं, एंड एवरीबडी वांट्स टू इम्प्रेस अदर पीपल, देयर इज द बेसिक आइडिया ऑफ ए ह्यूमन बीइंग कि वो चाहे कि इस तरीके से वो बोले ताकि वो अपने जो भी अपने अंदर जो नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट करे। लेकिन अगर वो अच्छे तरीके से बोल नहीं पा रहा, मान लो कि वो इंग्लिश सीख रहा है, नया नया कोई स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल आप नए नए इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप जब चाहेंगे कि सामने वाले को इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में ट्राई करें, तो आप चाहेंगे आप जो भी बोलें, जो भी वर्ड्स प्रोनाउंस करें, उसका प्रोनाउंसिएशन आपका जो है फर्स्ट इंप्रेशन बनाएगा। फॉर एग्जांपल आप कितनी अच्छी ग्रामर जानते हैं, कितने वोकेबलरी जानते हैं, उसका कोई मैटर नहीं करता। आप कहीं किसी फ्रेंड सर्कल में जाते हैं तो आप जो भी बोलेंगे वो फर्स्ट इंप्रेशन उनके साथ में जो बनेगा वो इंप्रेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंप्रेशन बनाने के लिए आपको प्रोनाउंसिएशन वर्ड का अच्छे तरीके से आना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं प्रोनाउंस इंग्लिश बोलने की, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे क्योंकि आप उस वर्ड को प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे, आप उसको सही उच्चारित नहीं कर पा रहे। प्रोनाउंस करना मतलब उच्चारण करना। दूसरा होता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के लिए भी उच्चारण के बहुत जरूरी होती हैं। अगर वी वांट टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल, लाइक इफ आई एम हियर कम्युनिकेट विद यू, देन it is very important that every words must be clear, very easy to understand for you. In fact, me also, that I can understand, I can speak fluently, I can speak easily. तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप जो बोल रहे हो बहुत ही हार्ड वर्ड्स हो, बहुत ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में रख करके उनको बोल रहे हो। नो, बी इजी, बी सिंपल एंड बी यू नो kind of communicate yourself like as a flow in very easy way. तो ये इंपॉर्टेंस फर्स्ट इंप्रेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश सबसे पेचीदा सब्जेक्ट है। क्यों रहा है? सभी के लिए डर रहता है। देखिए इंग्लिश के लिए एक तरह का जोक रहता है कि BUT बट होता है लेकिन PUT पुट रहता है, CAT कैट रहता है लेकिन CUT कुट हो जाएगा। कट तो नहीं होता, कट होता है, कुट नहीं होता। BUT बट लेकिन CUT कट। इसको पट क्यों नहीं बोलते फिर? CAT कैट हो जाएगा, DO NO नो हो जाएगा, DO डो क्यों नहीं होता, GO गो हो जाता है, तो DO डो क्यों नहीं होता? तो इन सभी को अलग अलग तरीके से हमें प्रोनाउंस करना पड़ता है। ये बट होता है, ये पुट होता है, ये कैट होता है, ये कट होता है, ये डू होता है, ये नो होता है, ये गो होता है। अलग अलग वर्ड के एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स अलग अलग उच्चारण रखते हैं। तो उच्चारण क्यों रखते हैं? इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोनाउंसिएशन हमें सीखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपके सामने है वर्ड्स और सिलेबल। देखिए दोस्तों, वर्ड क्या होते हैं या सिलेबल क्या होते हैं? सिलेबल और वर्ड, बेसिकली जो वर्ड होता है, कोई भी वर्ड आपके सामने है वो सिलेबल से मिलकर के बना होता है। अलग अलग वर्ड के अलग अलग सिलेबल होते हैं। सिलेबल का मतलब एक, जैसे आप लोगों ने हमने पहले पढ़ा था कि एक लेटर होते हैं, लेटर से मिलकर वर्ड बना होता है, लेकिन वर्ड जो है वो भी अलग अलग सिलेबल में बटा होता है ताकि उसको सही तरीके से फोनेटिकली हम सही तरीके से उसको प्रोनाउंस कर सके। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है पेन, तो पेन को पेन बोलते हैं, लेकिन अगला जो वर्ड है फोटो, उस फोटो को आप सही तरीके से आप देखो, फोटो दो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। यहाँ पे फो अलग है, टो अलग है, तो फोटो। यहाँ पे है एक्सपेंसिव, तो क्या है? एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव को हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो एक्सपेंसिव प्रोनाउंस करने के लिए यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग भाग हैं, एक्सपेंसिव। अगला हो गया इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग के भी अलग अलग इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं। कैसे? इंटरेस्टिंग। जब अलग अलग भाग को बोलते हैं तो इनमें से कुछ ऐसे सिलेबल, इनको सिलेबस बोलते हैं। जैसे इनकी ये सब सिलेबल हो गया, जैसे इसमें एक सिलेबल हो गया, ये 2 सिलेबल वाला वर्ड हो गया, ये 3 सिलेबल वाला वर्ड हो गया, ये 4 सिलेबल वाला वर्ड हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्ड सिलेबल क्या होते हैं। ये जो वर्ड का पार्ट होता है इनको सिलेबल बोलते हैं। तो एक वर्ड के अंदर अलग अलग सिलेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लिखा हुआ है टेलीफोन, तो टेलीफोन
सिलेबल का मतलब एक बार में जो वर्ड हम एक ही सांस में बोल लेते हैं वो एक सिलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ पेन, इसको बोलने के लिए अलग अलग टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। फोटो, यहाँ पे फोटो एक स्वर नहीं निकल रहा, अलग अलग फोटो। यहाँ एक्स पेंसिव, तीन अलग अलग भागों में इसको तोड़ना पड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे है टेलीफोन, दो अलग अलग सिलेबल हो गए। यहाँ है बुक, तो यहाँ पे बुक एक ही आवाज में हम इसको बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एक सिलेबल है। इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन का कितना इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम समझते हैं कि प्रोनाउंसिएशन को किस तरीके से बेसिकली एक एक वर्ड्स को, एक एक अल्फाबेट्स को, एक एक लेटर को किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, अलग अलग तरीके से कहाँ प्रोनाउंस किया जाता है, इसको डिटेल से समझेंगे। तब तक के लिए आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उनको नोट डाउन कर सकते हैं आप। फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही शानदार कविता देखिए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रुजल से अपने तुम दान कर चुकी पहले ही, जीवन के सोने से सपने, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रुजल से अपने तुम दान कर चुकी पहले ही, जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में, जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा, जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल से मन का सब कुछ रखना होगा, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से एक संधि पत्र लिखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कविता अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेस वर्ड्स। स्ट्रेस वर्ड क्या होते हैं और सिलेबल क्या होते हैं? स्ट्रेस वर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स, क्योंकि ग्रामर के अंदर, सॉरी इंग्लिश के अंदर, जब भी हम किसी वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस देते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस वर्ड्स के ऊपर, किस सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस देना है, किस पे नहीं देना है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए। तो देखिए, जैसे आपके सामने है फोटोग्राफर, एक वर्ड लिखा हुआ है। फोटोग्राफर को अगर मैं सीधा बोलता हूँ फोटोग्राफर, तो आपको मतलब इतना वो इंपॉर्टेंस नहीं लगेगा, लेकिन फोटोग्राफर के अंदर भी मैं किसी एक वर्ड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं, जैसे फोटोग्राफर, फोटोग्राफर। अगर मैं इसको बोलता हूं फोटोग्राफर, यहां फोटोग्राफ लिखा हुआ है तो फोटोग्राफर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे PHO पहले जो सिलेबल है उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, बाकी फोटोग्राफ इन पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। जो ब्लू वर्ड, ब्लू मार्कर से लिखे हुए ये स्ट्रेस वाले वर्ड्स हैं। तो जैसे यहाँ पे फोटोग्राफर, फोटोग्राफिक, तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका स्ट्रेस, मतलब जिनके ऊपर स्ट्रेस देना होता है, और स्ट्रेस देने पर अगर सही सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं दिया जाता है तो हम उस वर्ड्स का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर स्ट्रेस में देकर के यहाँ पर दे दूं, जैसे लिखा हुआ फोटोग्राफ, तो अगर फोटोग्राफ लिख दूं, फोटोग्राफ, तो ये सही से प्रोनाउंस नहीं हो रहा, फोटोग्राफ सही से प्रोनाउंस हो जाएगा। जैसे ये है
अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस ना देकर के यहाँ स्ट्रेस दे दूं कि फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, तो फोटोग्राफर नहीं होता, फोटोग्राफर होता है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस ना देकर के जैसे कहीं और जगह स्ट्रेस देता हूँ, दूसरी जगह स्ट्रेस दे दूं, जैसे फोटोग्राफर, फोटोग्राफिक, तो ये सही प्रोनाउंसिएशन के लिए सही सिलेबल पर स्ट्रेस देना बहुत आवश्यक होता है। यही होता है वर्ड पर स्ट्रेस देना, क्योंकि सिलेबल्स जो होते हैं, सिलेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और सही तरीके से प्रोनाउंस करने के लिए। आपको समझ में आ गया होगा कि इस वर्ड स्ट्रेस क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपके सामने और है टीचर, जापान, अबाउट, कॉन्वर्सेशन, इम्पोर्टेंट, डिमांड, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सिलेबल का, कि अगर आप यहाँ पर स्ट्रेस नहीं दे रहे हो, टीचर बोल रहे हैं, टीचर, तो टीचर नहीं होता, जापान नहीं होता, अबाउ नहीं होता, कॉन्वर्सेशन नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं होता, डिमांड नहीं होता। समझ में आ रही बात? टीचर होता है, जापान होता है, अबाउट होता है, कॉन्वर्सेशन होता है, इंपॉर्टेंट होता है, डिमांड होती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रेस क्या होते हैं, सिलेबल क्या होता है, किस तरीके से वर्ड स्ट्रेस को स्ट्रेस देना होता है। क्योंकि अगर हम वर्ड को सही तरीके से स्ट्रेस करना ना सीखें तो हम ये जो है वर्ड का पूरा अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो इनको लिखिए या नोट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने वर्ड स्ट्रेस को जाना और देखिए वर्ड स्ट्रेस के कुछ रूल्स होते हैं जिनको फटाफट से हम समझ लेते हैं। देखो वर्ड स्ट्रेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो क्या है कि ओनली वन स्ट्रेस होता है एक वाक्य के, एक वर्ड के अंदर, और वो जो स्ट्रेस होता है वो भी वोवेल के लिए ही हम यूज करते हैं, वोवेल के ही स्ट्रेस करते हैं, कॉन्सोनेंट्स को स्ट्रेस नहीं करते। जैसे कि अगर वो जो वर्ड्स जो सिलेबल है वो वोवेल से स्टार्ट होगा, उसके अंदर वोवेल होगा, उसी को ही स्ट्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपको पता है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। वोवेल हमारे इंग्लिश ग्रामर के अंदर ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं। बाकी जो 21 होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। 26 टोटल लेटर होते हैं, ये आपको पता है, इसको बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। नाउन और एडजेक्टिव के अंदर इसके जो रूल्स हैं वो बता रहा हूं मैं आपको एक एक करके। नाउन्स और एडजेक्टिव हो, ऐसा वर्ड जो नाउन या एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा हो या फिर वर्क कर रहा हो और उसके अंदर 2 सिलेबल हो, तो क्या होता है कि जो इसके स्टार्टिंग वाले लेटर होते हैं, स्टार्टिंग वाले जो पार्ट होते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपके सामने लिखा हुआ है अमेरिका, तो हम बोलेंगे अमेरिका, पीछे वाले पार्ट को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे। अमेरिका, इंपोर्ट, टेबल, तो ये सभी नाउन हो गए, तो इनको इस तरीके से स्ट्रेस करेंगे। ये है हैप्पी, क्लेवर, एडजेक्टिव, इस तरीके से इसको स्ट्रेस करते हैं, हैप्पी, क्लेवर। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वर्ब है तो वर्ब अगर 2 सिलेबल वाले वर्ब है और जिसके इस तरीके से है, तो देखिए वर्ब के लिए एंड वाले जो लेटर होते हैं उन पे ज्यादा स्ट्रेस किया जाता है, एंड वाले सिलेबल पर ज्यादा स्ट्रेस किया जाता है। जैसे टू डिसाइड, टू डिसाइड, टू इंपोर्ट, टू रिपीट, टू रिपीट। तो जिस चीज पे स्ट्रेस दिया जा रहा है वो चीज आपको इस तरीके से बोल्ड करनी है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और तब तक नेक्स्ट समझते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट से। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिनका एंड अगर आई, सी, एस आई ओ एन, टी आई ओ एन ऐसे सफिक्स जुड़ करके किसी वर्ड्स का एंड हो रहा हो, तो उनके लिए ये वर्ड स्ट्रेस क्या होते हैं, किस तरीके से उनको वर्ड स्ट्रेस करना है। जैसे फोटो, फोटो और पीछे जो है आईसी है, लॉजिक है, एस आई ओ एन, तो इस तरीके से जो वर्ड्स हैं जिनके, और सफिक्स क्या होता है ये भी आपको पता है, जो वर्ड्स के अंत में जुड़ करके उस वर्ड्स के जो है कैरेक्टर को चेंज करते हैं। जैसे फोटोग्राफिक, जियोलॉजिक, टेलीविजन, टेलीविजन, ये टेलीविजन नहीं होता, इसको टेलीविजन बोलते हैं। जैसे ये जियोलॉजिक होता है, जियोलॉजिक, लॉजिक यहाँ पे अपने आप से ही वो स्ट्रेस आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से कुछ कंपाउंड वर्ड होते हैं। कंपाउंड वर्ड फ्रेंड्स वो वर्ड्स होते हैं जो 2 या 2 से अधिक वर्ड से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि आपके सामने है ब्लैक बर्ड,
व्हाइट हाउस। तो यहाँ ब्लैक जो नाउन है, ब्लैक बर्ड एक नाउन है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो वर्ड्स दे रखे हैं उसके ऊपर स्ट्रेस देना है। जैसे व्हाइट हाउस हो गया, ब्लैक बर्ड हो गया, है ना, बैड टेम्पर्ड, ओल्ड फैशन, टू अंडरस्टैंड, टू ओवरड्रो। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर हम प्रोनाउंस को सही तरीके से सीख सकते हैं। वैसे बेसिकली प्रोनाउंसिएशन का कोई रूल नहीं होता, कोई नियम नहीं होते। देखो दोस्तों, कुछ इसमें अपवाद होते हैं। प्रैक्टिस 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 इज दी ओनली की वी कैन इम्प्रूव आवर प्रोनाउंसिएशन, वी कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश। तो रूल्स के ऊपर आप कुछ एक रूल्स आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं जिससे हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्सेप्शन ये कुछ आपके रूल्स हैं, मतलब इनको ऐसा नहीं है कि ये लीक है कि यही है, इसके अलावा हम कोई दूसरे रूल्स नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने हिसाब से इसको इम्प्रूव कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यू एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस योर इंग्लिश, इट विल इम्प्रूव ऑटोमेटिकली, राइट। तो इसको एक गांठ में बांध लीजिएगा कि यही प्रैक्टिस है, यही जो है फाइनल प्रोनाउंसिएशन के रूल्स हैं और इनको याद करना है। ये एक वे है कि इस तरीके से आप इनको प्रोनाउंसिएशन को सुधार सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा उपयोगी रहा होगा, आपको कुछ इससे जानने को मिला होगा। और इसी तरीके से आपको अगर कुछ हमारे चैनल से जानने को मिलता है फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं कि आपकी अगर कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करके और उसको बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपके ये जो वीडियो नए आते रहते हैं वो आपको वापस याद दिलाते रहे कि आप हमारा जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है। तो आप देखते रहिए इसको। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों, और थैंक यू अंत तक जुड़े रहने के लिए।